तो भाई हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि भाई कैसे एयर फ्लो होती है और ये एयर पॉल्यूशन में क्या क्या रहता है भाई, कौन से पॉल्यूटेंट्स। देखो पॉल्यूटेंट्स का मतलब हमने देखा था कि भाई वो सारे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉल्यूशन के लिए, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। अब भाई रेन देखो एक्चुअली ये रेन है, बट एक्चुअली यहाँ पे पूरा वाटर साइकिल एक्सप्लेन किया हुआ है। भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर साइकिल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बारिश कैसे पड़ती है ये भी हमको पता है। देखिए, वी नो कि भाई जो भी सी सरफेस होता है, नदी सरफेस है, ओशियन है, वहां से वाटर इवापोरेट होके सबसे पहले क्या होगा कि भाई ये वाटर जो है इवापोरेशन होगा, ऊपर जाएगा और यही गैस बनेगा और गैस से क्लाउड बनेंगे। अब कई कई बार भाई हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की मदद से भी वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि भाई जो लीव्स है, जो प्लांट्स है, उनके पत्तों पे से जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है। स्टोमेटा से पानी ऊपर आता है और वो फिर इवापोरेट हो जाता है। तो इसी तरीके से सारा पानी इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर में जाके वो पानी थोड़ा कंडेंस हो गया और कंडेंस होने की वजह से ही वो बन जाता है क्लाउड। अब एक कंडेंस का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर कम होना, मतलब आज जब इवापोरेशन हुआ तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, जैसे एटमॉस्फेयर में गया टेम्परेचर कम हुआ तो क्लाउड हुआ। अब जब उसका और टेम्परेचर कम होगा, मतलब ये कंडेंसेशन लेवल और जब इंक्रीज होगा तो वो बारिश का रूप ले लेगा और उस बारिश को हम साइंस में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहा जाएगा? प्रेसिपिटेशन। अब भाई ये जो बारिश बरस रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो क्या होगा, फिर से जमीन पे गिरेगा। हो थोड़ा थोड़ी बारिश समुद्र पे गिरेगी, थोड़ी बारिश जमीन पे गिरेगी और उसी से अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। देखो यहाँ पे लिखा ना रॉक डीप परकोलेशन। भाई परकोलेशन का मतलब है जमा होना। अब बारिश की जो पानी है वो जमीन के अंदर भी जाएगा, थोड़ा जमीन के ऊपर भी रहेगा और थोड़ा नदी में रहेगा। इस तरीके से जहां जहां से पानी इवापरेट होकर स्टार्टिंग में ऊपर गया था, वहां वहां फिर से ये पानी पहुंच जाता है। और ये जो साइकिल है ये लाइफ टाइम चलती ही रहती है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड। Okay, so Yes, when sir. water bodies are heated during a day, a large amount of water evaporates and goes into the air. Some amount of water vapor also gets in the atmosphere, and because of various biological activities, this air also gets heated. देखो वो क्या बोल रहा है कि जब पानी को हम हीट करते हैं, ऑब्वियसली सन की वजह से होता है, तो पानी जो है वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चले जाता है। एंड इसी कारण वो जो एयर है ऊपर एटमॉस्फेयर में वो भी हीटेड हो जाती है। द हॉट एयर राइजेज इन द अब कैरिंग द वाटर वेपर। अब देखो होता है क्या है कि जैसे ही पानी इवापोरेट हुआ वो वेपर बना, वेपर के कारण ऊपर की हवा है वो भी गर्म हुई। और हमको पता है कि भाई गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। सो ये पानी की ड्रॉपलेट्स को अपने साथ लेके ऊपर जाएगी। एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड्स एंड कूल। अब भाई जैसे ही एयर ऊपर जाती रहती है वो धीमे धीमे ठंडी होती रहती है। क्यों ठंडी क्यों होती है? बिकॉज भाई वो एक्सपांड हो रही है। भाई हमको पता है गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि गैस ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो सकता है, और जैसे ही वो एक्सपांड होता है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। और ये कूलिंग होने की वजह से वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब क्या हो गया भाई, ये जो वाटर वेपर था ना वो कंडेंस हुआ, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लग गया। दिस कंडेंसेशन इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। भाई वो ऐसा कह रहा है कि ये जो कंडेंसेशन हुआ ना ये एटमॉस्फेयर में है, लेकिन अभी दिखता नहीं है या कुछ असर नहीं है। जैसे ये किसी पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, ये पार्टिकल जो वो एज ए न्यूक्लियस बन जाएगा। जैसे न्यूक्लियस हो नहीं जाता है बट एज ए न्यूक्लियस एक्ट करता है। भाई न्यूक्लियस का काम हमने क्या देखा था, उसको कंट्रोल करना, अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करना। सिमिलरली वो पार्टिकल भी क्या करेगा, इस वाटर ड्रॉपलेट को कंट्रोल करेगा। एंड जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी तरीके से बन जाएगा, दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन। वो क्या होता है, और कंडेंसेशन धीमे धीमे और उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और वो बड़ी बड़ी बूंदे बन जाते हैं। एंड दिस ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एनर्जी। भाई वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना शुरू कर जाते हैं।
ठीक है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। अब भाई ये रेनफॉल कैसे गिरेगी, कौन से डायरेक्शन में गिरेगी, कहाँ गिरेगी, ये डिपेंड करता है कि हवा कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट और द नॉर्थ वेस्ट मानसून। भाई इंडिया के अंदर ये जो बारिश आती है, ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ये क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ से होता है, साउथ वेस्ट या तो नॉर्थ ईस्ट में से होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट रेन। अब भाई ये मेरा वाटर, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, वाटर को एक वांडर लिक्विड कहा गया है। क्यों वांडर लिक्विड? बिकॉज आपको पता है कि आज एक एक चीज, हर एक चीज पानी के बिना पॉसिबल नहीं है भाई। एक छोटी सी साफ सफाई से लेके हमारे बॉडी के जिंदा रहने तक पानी का ही यूज होता है। एंड हमको ये भी पता है भाई, देखो पूरे वर्ल्ड में पानी के परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो जो वाटर है वो सेलाइन वाटर है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर तो बहुत ही कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया होगा अप्रोक्सीमेटली पूरे अर्थ में 76% जितना वाटर है, बट प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 3% जितना वाटर फ्रेश वाटर है। भाई फ्रेश वाटर का मतलब है कि जो पानी का हम यूज कर सकें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीने के लिए, कोई भी यूज। भाई अगर मैं समुद्र के पानी से कपड़े धोऊंगा ना तो कपड़े भी फट जाएंगे, समुद्र के पानी से नहाऊंगा तो मेरे को स्किन खराब हो जाएगी। इन शॉर्ट, समुद्र का पानी डायरेक्टली किसी भी तरीके से यूजफुल हमको नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो सेलाइन, सेलाइन का मतलब बेटा नमक वाला होता है। ठीक है, तो उसको फिल्टर करके, उसको साफ करके फिर हर एक चीज का यूज किया जा सकता है। अब भाई समर में तो बड़ा ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समर में गर्मी के कारण पानी की शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए पानी को बचा के रखना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेटा मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब पानी का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, वो आपको भी पता है। छोटी सी चिड़िया से लेके बड़े हाथी तक भी हर किसी को पानी चाहिए। बस वही इसमें बताया हुआ है। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स, जो जानवर है, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, हम ह्यूमन बींग्स, हर किसी को पानी चाहिए ही चाहिए। ओके, अच्छा। अब भाई ये वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? भाई वाटर पॉल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। भाई कंटेमिनेशन का मतलब होता है गंदा, जहरीला या हार्मफुल। भाई अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी डाल दूं तो मैं बोलूंगा कि पानी कंटेमिनेट हो गया है। ठीक है, तो भाई जनरली पानी कंटेमिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं भाई? लेक्स, रिवर्स, ओशन, जो जो पानी हम यूजफुल, हमें यूज हो सकता है वो सब। अच्छा, इन पानी को कंटेमिनेट कौन करता है? हम ही करते हैं भाई, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। है ना, हम इंसान इतने अच्छे होते हैं ना कि हमारे यूजफुल चीजों को हम खराब करते हैं, which can be harmful to organisms, plants that live in these water bodies. Some of the causes are shown. अब क्या क्या यहाँ पे दिया गया है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब बेटा रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब है कि कई कई जो न्यूक्लियर फैक्ट्री होती है ना, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी या उसके रिलेटेड काम काज होता है, वो डायरेक्टली पानी में डाल देना, समुद्र में डाल देना। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन। अब भाई एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण जो हमने पहले डिस्कस किया था, एसिड रेन हो रही है, वो एसिड रेन फिर से समुद्र में जा रही है, फिर से प्रॉब्लम होगा। यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी गंदगी चीज़ है, जैसे मान लो हमारे घर में जो भी गंदगी निकलती है, वो सब हम समुद्र में अल्टीमेटली जाने देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। भाई हम गाड़ियां चला रहे हैं, हम अलग अलग मशीन यूज कर रहे हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस बाहर निकल रही है। अब वो गैसेस जा कर रही है एटमॉस्फेयर में, और उसके वजह से हो क्या रहा है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ना अर्थ का टेम्परेचर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी इवापोरेट ज्यादा हो रहा है लेकिन आ कम रहा है। अब भाई इस समय इतनी बारिश हुई, ओवर लिमिट बारिश हुई, क्यों? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग। भाई एटमॉस्फेयर अपने कंट्रोल में नहीं है, जो पहले उसकी लिमिट थी वो आउट ऑफ द लिमिट जाके हो रहा है। गर्मी भी ओवर पड़ रही है, बारिश भी ओवर पड़ रही है, ठंडी भी ओवर पड़ रही है। फिर भाई सीवेज एंड वेस्ट वाटर। भाई सीवेज यानी गटर वाला। भाई ये गटर वाला पानी कैनाल में जाता है, और कैनाल वाला पानी कहाँ जाता है? अगेन समुद्र वगैरह में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रीज में से, इंडस्ट्री में से जो वेस्ट निकलता है वो। ऑयल पोल्यूशन। अब भाई ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, भाई उनमें से भी कई सारा ऑयल जो है ये लोग ऐसे ही जाने देते हैं समुद्र के अंदर। मराइन डैम्पिंग। भाई बड़े बड़े समुद्र के किनारों में आपने देखा होगा बहुत गंदगी होती है, प्लास्टिक। हम वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए बीचेस में, तो प्लास्टिक, वेफर, ये सब के कचरा वहीं डाल देते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज। अब भाई कई कई बार क्या होता है, अगर हम स्टोर कर रहे हैं वाटर को,
तो उसमें अगर कोई खामी है, कोई लीकेज है, तो उसे हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से अगेन वो पानी ग्राउंड में मिल रहा है और पॉल्यूट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो भाई द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज, दिस सब्सटेंस कुड बी फर्टिलाइजर। हाँ, एक और चीज कि भाई हम प्लांट्स में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत पानी ग्राउंड में जाता है, तो अल्टीमेटली पानी वहां से भी गंदा हो रहा है और वो फिर क्या करेगा, प्लांट्स को भी पॉइजनस ही बनाएगा। दिस कुड ऑल्सो कॉज डिसीज कॉजिंग, सीधी सी बात है, फिर यहीं से तो हमको बीमारियां होती है और क्या। द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल्स। अब देखो, कई सारी चीजें पानी में से यूज होती है भाई, जैसे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, और वो ऑक्सीजन कौन यूज करता है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen could adversely affect these aquatic organisms. अब भाई हमारे कारण दिन प्रतिदिन पानी पॉल्यूट होता जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो फिश है, मराइन एनिमल्स है, उनको रहने में तकलीफ हो रही है, और उसके कारण हमारे पॉल्यूशन करने के कारण ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, अगेन ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। अदर न्यूट्रिशंस कुड ऑल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम दी वाटर बॉडीज, एंड इसी तरीके से खाली ऑक्सीजन नहीं, दूसरे न्यूट्रिशन भी वहां से वेस्ट होते रहते हैं। एंड यस, चेंज इन टेम्परेचर, भाई एक नेचुरल इफेक्ट भी है कि भाई टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी वाटर पॉल्यूट होता है, एंड उसकी इफेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनिजम्स है उस पर पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, सो भाई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम, सॉइल। देखो, सॉइल, सन, वाटर, विंड, बड़े बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। भाई सॉइल किसका कहते हैं, द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, है ना। अर्थ के जो सबसे ऊपर की, जिसपे आप चलते हो, जो मिट्टी आपको दिख रही है, वो उसे हम कहते हैं सॉइल। अब भाई सॉइल में से बहुत कुछ मिलता है भाई। आज प्लांट्स कहाँ से उग रहे हैं, अरे भाई सॉइल में से तो उग रहे हैं, तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो कहाँ से मिल रहा है, सॉइल में से। ओके, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल में से। तो भाई प्लांट्स उगेगा तो ही हम खा पाएंगे, तो ही एनिमल्स खा पाएंगे। दूसरी चीज, सॉइल बनाने में किस किस चीज की मदद हुई, मतलब एक समय था जब अर्थ के ऊपर कोई सॉइल नहीं था, आज से मैं 1000-2000 साल पहले की बात करूँ तो ये सॉइल बना कैसे, सन के कारण, वाटर के कारण और विंड के कारण। कैसे, but the sun hits up rocks during the day, so they are expand. At night, these rocks cool down and contract. Since all the parts of the rock do not expand and contract the same rate, they result in the formation of cracks, and ultimately the huge rocks break up into the smaller pieces. देखो अब हुआ क्या कि भाई सन के कारण दिन के समय ये जो पत्थर है, इन पे देखो स्टार्टिंग में तो क्या था कि भाई जब आज से 1000 साल पहले की बात करूँ, कोई बिल्डिंग, कोई घास, कुछ था नहीं, पत्थर ही पत्थर था, टोटली पत्थर था। तो ये पत्थर ओवर हीट हो जाते थे, और ओवर हीट होने के कारण ये एक्सपांड होते थे। भाई आप जब पानी को गर्म करते हो, पानी बॉयल होता है ना, एक्सपांड होता है ना, ऊपर आता है, सिमिलरली ये भी एक्सपांड होते थे। अब रात के समय ये ठंडे पड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होते थे, लेकिन तकलीफ ये है कि पत्थर का हर एक पार्ट एक साथ और सेम स्पीड में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई लेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसी चीज के कारण ये जो टाइमिंग का अनइवननेस हो गई ना, इसी चीज के कारण पत्थर में क्रैक पड़ना चालू हो गए। Second factor is water. Right? Water helps in the formation of soil in two ways. One, water could get into the cracks in the rocks formed due to the uneven heating. If this water later freezes, it could cause the cracks to widen. अब देखो, जो क्रैक पहले पड़ रहे थे, अब उसमें देखो पानी तो शुरुआत से ही है, तो जैसे पानी इस पत्थरों से गुजरेगा, वो क्रैक के अंदर पानी जाएगा। अब ये अंदर चला गया, तो ये और वहां की ठंडक इसकी बढ़ेगी, गर्माहट कम होगी। गर्माहट कम होने के कारण हो सकता है पानी जम जावे। अब पानी जमेगा तो बताओ, उसको स्पेस तो चाहिए ना, तो स्पेस पाने के लिए वो जो पत्थर का क्रैक है उस पर पुश करेगा, और एक क्रैक है जो थोड़ा और बड़ा होते जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका कि भाई बहते हुए पानी की स्पीड कभी कभार इतनी ज्यादा होती है ना कि वो पत्थर को तोड़ सकता है। देखो, फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक। देखो वियर्स अवे, भाई अब क्रैक आ गया मतलब पत्थर कमजोर हो गया, बड़े से बड़ा पत्थर भी हो सकता है कमजोर हो गया। एंड जैसे ही फास्ट फ्लोइंग वाटर आएगा, सीधी सी बात है, उसके पास बहुत ही स्पीड होगी, फोर्स होगी, इसी चीज के कारण वो पत्थर को तोड़ देगा और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देगा। The water then takes these particles along with it and deposits it further down its path. Soil is thus formed.
अब हुआ क्या कि भाई पानी के कारण ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लग गए और वहां जाके बस गए। हुआ क्या कि ये पार्टिकल्स धीमे धीमे फिर मतलब पाउडर का फॉर्म लेते गए। पहले तो फिर भी छोटे टुकड़े थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये धीमे धीमे टेम्परेचर के कारण पाउडर बनते गए। और ये पाउडर क्या है भाई, यही तो हमारी मिट्टी है जो जो हमको दिख रही है। फिर तीसरा कारण है विंड। भाई विंड का भी वही कारण है कि जब तेज हवा चलती है तो कोई पत्थर टूट सकता है और टूटे हुए पत्थर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मतलब जो काम पानी कर रहा है वही काम विंड भी कर रहा था। ओके, सो बेटा इस तरीके से सॉइल जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर बना था।